हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था के तहत भारतीय राष्ट्रीय आय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। क्या होगा? नेशनल इनकम। इनकम यानी कि आय है क्या? किसी व्यक्ति की आय या जो प्रति रोज आय होता है, डेली जो कमाता है उसको प्रतिदिन आय कहते हैं। मासिक आय, आपको वार्षिक आय। किसी व्यक्ति के वार्षिक आय की गणना की जाती है तो साल भर के उसके आमदनियों को ब्यौरा दिया जाता है। तो इसी प्रकार जिस प्रकार हर व्यक्ति की आय होती है, हर परिवार की आय होती है, हर राज्य की आय होती है, इसी प्रकार हर देश की भी आय होती है। ठीक है, जिसको हम लोग गणना करते हैं। गणना करने की विधि भी अलग अलग है। अब आते हैं इसके इतिहास में। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना सर्वप्रथम कब की गई? उसका प्रति व्यक्ति वार्षिक आय किसने ज्ञात किया सबसे पहले? इसका व्यवस्थित रूप कब से आया? भारतीय सरकार ने कब से इसको व्यवस्थित रूप से स्थापित करने का काम किया? ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, आते हैं हम लोग भारत की जो राष्ट्रीय आय है उसको ज्ञात करने का सबसे पहला प्रयास हमारे ब्रीथ कहते हैं ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी को जाता है। दादा भाई नौरोजी, देख रहे हैं ना? प्रथम प्रयास किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। उन्होंने अपने 1868 में ब्रिटिश संसद में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का जिक्र किया था। कहते हैं दादा भाई नौरोजी भारत के पहले व्यक्ति थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए हैं। तो उन्होंने ब्रिटिश संसद में बड़ी जोर से आवाज़ उठाया कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह काफ़ी कम है। ठीक है, उन्होंने ही सर्वप्रथम डेन थ्योरी का सिद्धांत भी दिया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि भारत की जो आय है उसका अधिकांश हिस्सा ब्रिटिश सरकार ले आती है और फिर उसी को ऋण के रूप में भारत भेजने का काम करती है, जिससे भारत क्या है, एक प्रकार से ऋण के कुछ चक्रों में फंस चुका है और भारत की जो राष्ट्रीय आय है वह काफ़ी कम गई है। ठीक है, तो उन्होंने अपने प्रसिद्ध पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में सबसे पहले जिक्र किया कि भारत में प्रति व्यक्ति जो आय है वह 20 रुपया है। कब किया था? 1868 ईस्वी में। प्रति व्यक्ति आय कितना? मात्र 20 रुपया। उसके बाद ब्रिटेन के कुछ अर्थशास्त्रियों ने, जैसे एल्विन बेरिंग और डेविड बेल्फर ने 1882 में उन्होंने भारत के प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय ज्ञात किया था। उस समय उन्होंने इसे 27 रुपया निर्धारित करने का काम किया। उसके बाद 1901 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल या वायसराय कहिए, लॉर्ड कर्जन ने भारत की राष्ट्रीय आय को 30 रुपया, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय 30 रुपया निर्धारित किया। फिर आपको उससे पहले ही विलियम डिग्बी साहब ने 1899 में 18 रुपया निर्धारित करने का काम किया था कि भारत की प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय कितना है? 18 रुपया। उसके बाद 1931-32 में भारतीय अर्थशास्त्री BKRB राव ने राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय की जो गणना की, उस समय उन्होंने 62 रुपया निर्धारित करने का काम किया। राष्ट्रीय आय के लिए आय के अनुमान का पहला सरकारी प्रयास, माने पहले सरकार के द्वारा पहला प्रयास 1848-49 में किया जाएगा। भारत की आज़ादी जब 1947 में हो जाएगी तो 48-49 में भारत सरकार के द्वारा पहला बार राष्ट्रीय आय का अनुमान करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए जो वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत किया जाएगा। वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत आर्थिक सलाहकार कार्यालय के द्वारा एक राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया जाता है। राष्ट्रीय आय समिति के उस समय अध्यक्ष रहते हैं PC महालनोबिस और उसके मेंबर होते हैं डॉक्टर R गॉडगिल
और BKRB राव इसके मेंबर होते हैं 2 और PC महालोबिस इसके चेयरमैन होते हैं। इन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का विधिवत अनुमान लगाने का शुरुआत करी। इसके बाद भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान करने के लिए एक संस्था CSO, क्या है CSO, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के रूप में किया जाता है, के द्वारा किया जाता है, ठीक है। CSO जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसकी स्थापना आपको मई 1951 में की गई और इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में है। देख रहे हैं, इसकी स्थापना 1951 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। इसके बाद भारत में जो राष्ट्रीय आय का अनुमान किया जाता है, प्रति व्यक्ति आय का अनुमान किया जाता है, वो CSO के द्वारा ही किया जाता है। अब आते हैं भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े के लिए एक साल का जोड़ी पड़ता है कि कितने दिन का हम राष्ट्रीय आय निकाले। तो एक जो वर्ष है उसको हम लोग कहते हैं वित्तीय वर्ष, जिसका डेट होता है आपको 1 अप्रैल से 31 मार्च। भारत का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। चलिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में, अब राष्ट्रीय आय के बारे में जान लीजिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में एक वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल राष्ट्रीय आय कहलाता है। समझने के लिए समझ लीजिए, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं उसके सेवाओं का जो मूल होता है वही राष्ट्रीय आय होता है। भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं? 3। कौन कौन? आय विधि, उत्पाद विधि, उपभोग विधि एवं व्यय विधि। ठीक है, तो भारत में जो राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 3 विधियां हैं, उन 3 विधियों में उत्पाद विधि और आय विधि का उपयोग किया जाता है। उत्पाद विधि एवं आय विधि का उपयोग भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किया जाता है। ठीक है, तो हम उत्पाद विधि क्या है, सबसे पहला सवाल बनता है कि उत्पाद विधि क्या है। तो उत्पाद विधि है जिसके अंतर्गत किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य ज्ञात किया जाता है। ठीक है, दूसरा है आय विधि। अर्थव्यवस्था के इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त आय का योग किया जाता है। अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से, यानी कि सभी क्षेत्रों से, प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्र हो या कोर सेक्टर हो, सभी क्षेत्रों से जो इनकम होता है उसको टोटली जोड़ के आय को निकाला जाता है। अब है व्यय विधि या उपभोग विधि। व्यय विधि या उपभोग विधि, इसके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कुल उपभोग, जितने उपभोग हम लोग करते हैं, ठीक है, कुल उपभोग और कुल बचत, यानी कि हम लोग जितना बचत कर लेते हैं उसका अनुमान लगाया जाता है और दोनों को प्लस कर दिया जाता है। जैसे कि फिर से इसको समझ लीजिए, उपभोग विधि या व्यय विधि है जिसके अनुसार राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इसमें क्या है, कुल उपभोग की वस्तु, कुल उपभोग प्लस में बचत, कुल बचत, दोनों को अनुमान लगा के और दोनों को जोड़ दिया जाता है, यही राष्ट्रीय आय कहलाता है। तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना उत्पाद विधि एवं आय विधि के द्वारा किया जाता है। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे। अब आते हैं राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि को 2 धारणाओं के जानना आवश्यक है। राष्ट्रीय आय उत्पाद विधि के अंतर्गत 2 धारणाओं को जानना अति आवश्यक है कि कैसे उपयोग किए जाते हैं। सबसे पहला है घरेलू उत्पाद। क्या है? घरेलू उत्पाद। अब घरेलू उत्पाद क्या है? किसी देश के भौगोलिक सीमा के भीतर उत्पादन।
किसी भी देश हो, चाहे इंडिया हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे नेपाल हो, चाहे अमेरिका हो, ठीक है। तो उस देश के अंदर टोटली उत्पादन, चाहे वो देसी हो या विदेशी हो, उसको टोटली उत्पादन को जोड़ा जाता है। लेकिन देश की सीमा के भीतर, देश की सीमा के भीतर दूतावास जो होता है और मिलिट्री बेस को शामिल नहीं किया जाता है। सोचने वाली बात है, देश के अंदर अगर कोई विदेशी कंपनी हो, जैसे हमारे देश में इंडिया में बहुत सारी विदेशी कंपनियां हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, जॉनसन एंड जॉनसन, पेय पदार्थ में आ गया कोको कोला, पेप्सी, ये जो सारी विदेशी कंपनियां हैं, इनके इनकम को हम घरेलू उत्पाद में जोड़ते हैं, ठीक है। इनके इनकम को हम लोग घरेलू उत्पाद में जोड़ते हैं। लेकिन वही अगर अमेरिकी दूतावास है या मिलिट्री बेस है या किसी देश का यहाँ दूतावास है और मिलिट्री बेस है, तो उसके इनकम को हम लोग अपने घरेलू उत्पाद में नहीं जोड़ते हैं। आई बात समझ में? अब है राष्ट्रीय आय। तो इसमें क्या है, घरेलू उत्पाद, टोटली घरेलू उत्पाद, यानी किसी देश की सीमा के भीतर सारे उत्पादनों को योग, ठीक, प्लस देशवासियों द्वारा विदेशों से अर्जित आय माइनस विदेशियों द्वारा देश में अर्जित आय। इसको समझिए बात से। यहां क्या है राष्ट्रीय आय का संदर्भ, कि हमारे देश में जो हमारी कंपनियां हैं, हमारे देश में जो हमारी कंपनियां हैं, टाटा हो या अंबानी हो, रिलायंस हो, गोदरेज हो, ये जो सारी कंपनियां हैं, इनके इनकम को तो हम जोड़ते ही हैं अपने आय में, ठीक है। प्लस में इनके द्वारा जो विदेशों में कंपनियां बनाई गई है, क्योंकि ये मल्टीनेशनल कंपनी है, तो इनके द्वारा जो विदेशों में कंपनियां बनाई गई है, तो इनके द्वारा जो वहाँ इनकम होता है, उस इनकम को जो यहाँ लाते हैं, उनको भी हम लोग अपने आय में जोड़ते हैं। और यही नहीं, हमारे देश के लोग जो बाहर जाके जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, नौकरी करते हैं, उसके बाद उस पैसा को हमारे जब देश में भेजते हैं, तो उसको भी हम लोग नेशनल इनकम में जोड़ते हैं, ठीक हो। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली बात है कि फिर जब विदेशी कंपनियां यहाँ होती है, जैसे पेप्सी है, जॉनसन एंड जॉनसन है, कोको कोला है, तो इन सारी कंपनियों की यहाँ जो इनकम होती है, तो इनकम क्या यहाँ रखती है? नहीं, वो अपने देश उसको ले जाती है। तो उनके इनकम को हम लोग क्या करते हैं? घटा देते हैं, ठीक है। वो होता है राष्ट्रीय आय, ठीक है। अब हम लोग कुछ इकोनॉमिक टर्म्स को पढ़ेंगे, जैसे जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, ठीक है। बहुत सारे हम लोग जब पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन पढ़ते हैं, तो इसमें हम लोग को ऐसे सवालों से 2-4 होना पड़ता है, जिसके बारे में जानकारी नहीं होने का हम लोग उस सवाल को हटा ही देते हैं। लेकिन समझने वाली बात है, अगर एक बार आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, पीआई आदि 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 शब्दों को समझ लेंगे, तो फिर आपको पेपर पढ़ने, मैगजीन पढ़ने का मजा दुगुना हो जाएगा। तो हम लोग एक एक करके इसका अध्ययन करेंगे, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी। तो यह है सबसे पहले सकल घरेलू उत्पाद। क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, जिसको जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं? जीडीपी कहते हैं। इसका अंग्रेजी शब्द है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसके बारे में समझिए, एक निश्चित समयावधि में, समयावधि का मतलब होता है 1 साल, जो वित्तीय वर्ष होता है, जो किसी देश का वित्तीय वर्ष होता है। तो एक निश्चित समयावधि में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर कुल उत्पादित वस्तु एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को जीडीपी कहते हैं। अब यहाँ पर जीडीपी मतलब समझिए, हमारा जो इंडिया देश है, यहाँ पर जितने भी प्रोडक्शन होते हैं, चाहे देसी कंपनी करे चाहे विदेशी कंपनी करे, उन सारे का टोटली जो योग होता है उसको कहते हैं जीडीपी। इसमें न हम विदेशी कंपनियों के आमदनी को घटाते हैं और न ही विदेशों में स्थित भारतीय कंपनियों के आय को जोड़ते हैं।
यह सिर्फ है हमारे देश की सीमा के अंदर, देसी हो या विदेशी हो उससे हमको मतलब नहीं है। उससे जितना इनकम होता है, उससे जितना उत्पादन होता है, वो हो गया हमारा देश का जीडीपी। ठीक है, तो अभी तक इतना बात समझ गए हैं। अगला जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हमारा होगा जीडीपी के बाद जीएनपी, एनपी आदि जैसे शब्दों का प्रयोग करेंगे हम लोग।